हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका विभाजन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं कराता हूं जो कि नीट एग्जाम पर बेस्ड, उस पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने पिछले में लिखा था, नोट किया था या सॉल्व किए थे क्वेश्चन, वैसे ही अपन आज और करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन है, केंद्रक का विभाजन भिन्न स्तर पर किस प्रक्रिया में होता है? ऑप्शंस हैं इसके, समसूत्रण, द्विखंडन, मुकुलन और खंडन। इसमें बताना है केंद्रक का विभाजन अलग अलग स्तर पर, मतलब जैसे लेवल्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ये वाली स्टेज आएगी, फिर उसके बाद ये वाली स्टेज आएगी, तो इस तरह से केंद्रक का विभाजन आखिरी में कौन सी अवस्था में होता है, किस प्रक्रिया में होता है। समसूत्रण के केस में हम देखते हैं कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद फिर कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसमें तो होता है केंद्रक का विभाजन अलग अलग स्तर पर, जैसे प्रोफेज, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था और अंत्य अवस्था, चारों में होते हुए उसके बाद केंद्रक विभाजित होता है। तो ये तो आएगा। द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन, ये जीवाणु में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक का विभाजन अलग अलग स्तरों पर नहीं होता। मुकुलन, इसमें छोटी सी कलिका बनती है, जो जनक कोशिका होती है उसमें छोटी सी कलिका बनती है और वो कलिका बाद में अलग हो जाती है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता और खंडन में भी नहीं होता कुछ, तो इसका आंसर आएगा ए। तो समसूत्री विभाजन में केंद्रक का जो विभाजन है वो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्टेप्स बाय स्टेप तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता? इसके ऑप्शंस हैं अंडाणु, परागकोश, लघु बीजाणु जनक कोशिका और लघु बीजाणु मात्र कोशिका, चौथा ऑप्शन है प्ररोह शीर्ष। अर्धसूत्री विभाजन किसमें नहीं होता है ये बताना है। अंडाणु में देखिए, अंडाणु के निर्माण के समय यानी अंडजनन जो प्रक्रिया होती है उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। परागकोश में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो बाद में परागकोश में, पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। प्ररोह शीर्ष इसमें नहीं होगा। प्ररोह शीर्ष में एक्चुअली विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं शीर्ष वाले भाग में, और विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं वो समसूत्री विभाजन से विभाजित होती जाती हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण में गुणसूत्र बिंदु
का विभाजन होता है पहला ऑप्शन है इसका अंतरावस्था, दूसरा पश्चावस्था एक, पश्चावस्था दो, और ऑप्शन डी है मध्यावस्था एक। इसमें हमको बताना है गुणसूत्र बिंदु का विभाजन कहाँ पे होता है। देखिए अपन ने जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है, जो अपन ने इसका जब स्ट्रक्चर ये चैप्टर कंप्लीट किया था, तब अपन ने बार बार इस पॉइंट पे फोकस किया था कि समसूत्री विभाजन में, जब समसूत्री विभाजन होता है मतलब माइटोसिस होता है, तो उस वक्त गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है पश्चावस्था में। पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, अर्धसूत्रण एक और अर्धसूत्रण दो। तो एक वाले में जहां पे भी जो भी प्रवस्थाएं आती हैं उसमें कहीं पे भी गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं होती, पर हां पश्चावस्था दो में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। तो इसका सही आंसर आएगा पश्चावस्था दो, क्योंकि यहीं पे गुणसूत्र बिंदु विभाजित होती है और फिर जो गुणसूत्र बिंदु से जो गुणसूत्र के जो भुजाएं होती हैं वो जुड़ी होती हैं और वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खिंचती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र के बारे में सत्य है। साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र के बारे में एक सही जो ऑप्शन है वो अपन को यहां पे सिलेक्ट करना है। पहला समसूत्री गुणसूत्र के समसूत्री गुणसूत्रों की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है यह तनुपट्ट के दौरान बनते हैं, तीसरा युग्मित अर्धसूत्री गुणसूत्र है, और चौथा मध्यावस्था में बनते हैं। क्वेश्चन में है साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र के बारे में सही बताना है। अब साइनेप्टोनेमल संकुल जो है ये आपको ध्यान होगा युग्मपट्ट अवस्था में बनता है, और युग्मपट्ट अवस्था में जो यानी युग्मपट्ट अवस्था मतलब अर्धसूत्रण की एक अवस्था जो कि प्रोफेज के पूर्व अवस्था एक के अंदर आती है। तो अब इसी से अपन को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन समसूत्री गुणसूत्र, समसूत्रण में तो बनते ही नहीं है तो ये ऑप्शन बाहर। दूसरा तनुपट्ट के दौरान बनता है, ये भी नहीं होगा, तनुपट्ट में तो ये बनता नहीं है। युग्मित अर्धसूत्री गुणसूत्र है, ये सही है क्योंकि ये युग्मित होते हैं, दो युग्मित गुणसूत्रों के बीच में बनता है, और अर्धसूत्री गुणसूत्र है, बिल्कुल सही है। मध्य अवस्था में बनते हैं, तो मध्य अवस्था में तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा सी, यह युग्मित अर्धसूत्री गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्रण में पहला ऑप्शन है
केंद्रक 2 बार एवं डीएनए 2 बार विभाजित होता है। दूसरा ऑप्शन, केंद्रक 1 बार एवं डीएनए भी 1 बार विभाजित होता है। तीसरा ऑप्शन, केंद्रक 1 बार एवं डीएनए 2 बार विभाजित होता है। और आखिरी है, केंद्रक 2 बार एवं डीएनए 1 बार विभाजित होता है। देखिए यहां पे विभाजन, अगर जैसे विभाजन की बात कर रहे हैं तो विभाजन शब्द जो है वो केंद्रक के लिए, विभाजन शब्द जो है वो केंद्रक के लिए, और डीएनए के लिए यहां पे प्रतिकृतियन शब्द यूज किया जाता है। तो विभाजन यहां पे अपन ये आप समझ लीजिए कि विभाजित अगर लिखा हुआ है तो वह केंद्रक के लिए, पर डीएनए के लिए ये प्रतिकृतियन शब्द हो जाएगा। तो अब अपन को बताना है कि अर्धसूत्रण में एक्चुअली होता क्या है, यानी मियोसिस में क्या होता है। देखिए हमको ये ध्यान है कि मियोसिस में यानी अंतरावस्था के बाद, अंतरावस्था के बाद जब एम प्रवस्था शुरू होती है तो उस दौरान केंद्रक का विभाजन होता है। और अर्धसूत्रण में कुल आखिरी में 4 कोशिकाएं बनती हैं। पहले अर्धसूत्रण 1 जब पूरा हो जाता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, फिर वही दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्रण 2 में प्रवेश करती हैं और फिर से वो विभाजित हो जाती हैं। तो केंद्रक 1 बार विभाजित हुआ अर्धसूत्रण 1 के दौरान, दोबारा विभाजित होगा अर्धसूत्रण 2 के दौरान, मतलब केंद्रक का विभाजन जो है वो 2 बार होगा। अब डीएनए की बात आती है, तो डीएनए का जो प्रतिकृतियन है वो एम प्रवस्था में तो होता नहीं है, चाहे वो अर्धसूत्रण हो या समसूत्रण हो, वहां तो होता नहीं है। डीएनए का जो प्रतिकृतियन है वो एस प्रवस्था में होता है, और क्योंकि कोशिका एक बार अंतर अवस्था को पार कर जाएगी तो दोबारा उसमें डीएनए का प्रतिकृतियन तो होगा नहीं, यानी डीएनए प्रतिकृतियन सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, मतलब पूरी ये अर्धसूत्रण मतलब पूरी एक चक्र के बारे में यहां पे बताया है। तो यहां पे केंद्रक का विभाजन 2 बार होगा, पर डीएनए का विभाजन यहां पे, डीएनए का जो प्रतिकृतियन है वो केवल एस प्रवस्था में होगा और 1 बार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा केंद्रक 2 बार और डीएनए 1 बार। तो आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे अर्धसूत्रण मतलब एक पूरा, मतलब शुरुआत से यहां पे बात की, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अपन यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो ये अंतरावस्था का भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतरावस्था भी होना चाहिए था, पर क्योंकि सिर्फ यही दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम उसके हिसाब से आंसर्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से एक कोशिका विभाजन से संबंधित है। ऑप्शंस हैं इसके, पहला माइक्रोसोम,
माइक्रोसोम मतलब होता है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको अपन ER कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मकाय। तीसरा ऑप्शन सूक्ष्म नलिका। और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म तंतु। अब इसमें से कौन सा कोशिका विभाजन से संबंध रखता है? देखिए, कोशिका विभाजन में एक होता है तर्कु तंतु, तो यहाँ पे सूक्ष्म तंतु है और वो तर्कु तंतु है। तर्कु तंतु तो बड़े आकार का होता है, वो तो दिखाई देता है। तर्कु तंतु जो होता है वो सूक्ष्म नलिका से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, वो सूक्ष्म नलिका से बनता है। और उसको बनाने में जो प्रोटीन सहायक होता है वो होता है ट्यूब्यूलिन। तो तर्कु तंतु, यहाँ पे अपन तर्कु तंतु को ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें। माइक्रोसोम यानी ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो तो किसी तरह से विभाजन में सहायता करती नहीं है। सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय अपन ने कुछ नाम पढ़े थे, जैसे स्फीरोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, तो ये भी, इनका भी कोई संबंध इससे नहीं है, विभाजन से नहीं है। सूक्ष्म नलिका ये तर्कु तंतु को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से जीन विनिमय के दौरान होता है? पहला, गुणसूत्र का प्रतिकृतियन। दूसरा, गुणसूत्रों के मध्य सहलग्नता। तीसरा, आनुवंशिक पदार्थ का कम होना। चौथा, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान। जीन विनिमय, जीन विनिमय जिसको अपन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, देखिए ये एक वही प्रक्रिया है जिसमें नई संतति कोशिकाएं, यानी जो जनक कोशिकाओं से अलग होती हैं, ऐसी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये मैंने उसको काफ़ी बार बताया था कि ये इसलिए होता है क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो एक से दूसरे गुणसूत्र में जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। देखिए, जीन विनिमय में गुणसूत्र का प्रतिकृतिन तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, सहलग्नता, सहलग्नता यहाँ पे नहीं होता। सहलग्नता का मतलब होता है कि गुणसूत्र में दो जीन्स आपस में काफ़ी नज़दीक होंगे और इनमें से जो नज़दीक वाले जीन है, काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं जो, वो पूरे के पूरे जीन उठकर अगली पीढ़ी में जब चले जाएंगे, मतलब जैसे वो जनक कोशिकाओं में थे वैसे ही अगर वो नई संतति कोशिकाओं में चले गए तो इस प्रक्रिया को अपन सहलग्नता कहते हैं। और सहलग्नता जीन विनिमय के दौरान नहीं होती, क्योंकि जितना ज़्यादा जीन विनिमय होगा उतनी कम सहलग्नता होगी, और जितनी ज़्यादा सहलग्नता होगी उतना कम जीन विनिमय होगी, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आनुवंशिक पदार्थ का कम होना, ये तो होता नहीं, आनुवंशिक पदार्थ तो उतना ही होता है। आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान, एक से दूसरे गुणसूत्र में ये आनुवंशिक पदार्थ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तर्कु तंतु बना होता है एक्टिन तंतु का 95% डायनिन प्रोटीन का और साथ में 5% डीएनए का, 95 से 97% ट्यूब्यूलिन एवं 3 से 5% आरएनए और आखिरी ऑप्शन है कोलेजन प्रोटीन का। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको बन जाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यूज है ना, याद की थी अपन ने उस वक्त जब पढ़ रहे थे। तर्कु तंतु बना होता है एक्टिन तंतु का यानी एक्टिन प्रोटीन का, 95% डायनिन प्रोटीन और 5% डीएनए, या फिर 95 से 97% ट्यूब्यूलिन प्रोटीन और 3 से 5% आरएनए और आखिरी है कोलेजन प्रोटीन। तो क्योंकि ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका बनती है जो बदलती है। पहला ऑप्शन मध्य पटलिका में, दूसरा प्राथमिक भित्ति में, तीसरा द्वितीयक भित्ति में, चौथा कोशिका झिल्ली में। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका कोशिका पट्टिका जिसको अपन फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, कोशिका पट्टिका, हाँ, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका बनती है जो कि बदलती है। अब ये कोशिका पट्टिका यानी फ्रेगमोप्लास्ट किस में बदल जाती है? मध्य पट्टिका में, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति या कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में। तो देखिए दो कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, अब जब अंत अवस्था आखिरी वाली आती है तो यहां पे जैसे ये कोशिका पट्टिका बनी, अब ये कोशिका पट्टिका इस दोनों कोशिकाओं को अलग कर देगी और ये संरचना कुछ इस तरह की दिखेगी, ऐसा। ये दो कोशिकाएं अलग हो गई पर इनके बीच में कोशिका पट्टिका है, तो ये कोशिका पट्टिका ये है। और आप ये जानते हैं, अपन ने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि दो कोशिकाओं के मध्य कोशिका पट्टिका जो होती है वो मध्य पट्टिका के रूप में बदल जाती है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मुख्यतः कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो इसका आंसर आएगा मध्य पट्टिका। तो ऑप्शन अपन देख लेते हैं, मध्य पट्टिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यावस्था में होता है। अब क्या होता है ये अपन को इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण होता है। दूसरा, केंद्रिका बनती है। तीसरा, तारक अदृश्य हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है और गायब हो जाता है। चौथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है अंत्यावस्था में होता है। देखिए, अंत्यावस्था पूर्वावस्था की बिल्कुल अपोजिट होती है। पूर्वावस्था में हमने पढ़ा था सब गायब हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे कोशिका आगे बढ़ती है केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में केंद्रक आवरण, केंद्रिका और कोशिकांग ये वापस दिखने लगते हैं। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली पुनर्निर्माण होता है, बिल्कुल होता है केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण। दूसरा, केंद्रिका बनती है, केंद्रिका भी बनती है। तारक अदृश्य हो जाता है। देखिए, पूर्वावस्था जो थी यानी प्रोफेज जो था उसमें तारक का निर्माण होता है, पर अंत्यावस्था जो है वो आखिरी अवस्था है, मतलब उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। तारक यहाँ पे चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। फिर वो वापस कब आएगा? अब वो पूर्वावस्था में आएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों बदलाव जो हैं वो अंत्यावस्था में होते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय मध्य पटलिका का स्त्रवण किसके द्वारा स्त्रवित होती? क्वेश्चन में पूछा है कि जब कोशिका विभाजन होता है, जैसे पादप कोशिका में मध्य पटलिका का निर्माण होता है फ्रेगमोप्लास्ट का, तो ये किसके द्वारा स्त्रवण होता है? कौन से संरचना के द्वारा ये निकलता है? ऑप्शंस हैं इसके। पहला, गोल्जी काय। दूसरा, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। तीसरा, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका। और चौथा ऑप्शन है लयन काय। देखिए, आपको ध्यान होगा जब अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि गोल्जी काय का जो वेसिकल वाला भाग होता है ना, पुटक वाला भाग होता है, पुटकीय भाग होता है गोल्जी काय का। तो वो जो भाग होता है, वो जो इसका घटक है, वो कोशिका के मध्य में कुछ पदार्थों को छोड़ता है। कोशिका के मध्य में वो कुछ पदार्थों को छोड़ता है और वो लगातार फिर छोड़ता रहता है और वो फिर पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और वो बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा गोल्जी काय के द्वारा उसका स्त्रवण होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एम प्रवस्था में आता है, एम प्रवस्था में आता है, पहला ऑप्शन है G1 S एवं G2 अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। तीसरा ऑप्शन है अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, और पश्चावस्था। और चौथा ऑप्शन है केवल पूर्वावस्था। अब ये तो आपसे बनना ही चाहिए, एम प्रवस्था में क्या क्या आता है, कोई भी प्रवस्था हो, एम चाहे मतलब समसूत्री चाहे अर्धसूत्री, उसमें जो आता है, देखिए G1 S और G2 ये तो अंतरावस्था का भाग है, तो ये बाहर हो गया। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है, ये तो क्रम में ही लिखा हुआ है। अंतरावस्था नहीं आता एम प्रवस्था में, ये तीनों आती हैं, और केवल पूर्वावस्था तो होता नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय होता है, पहला ऑप्शन युग्मपट्ट में, दूसरा ऑप्शन है पारगति क्रम में, तीसरा ऑप्शन स्थूल पट्ट में, और चौथा ऑप्शन द्विपट्ट में। जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब जिसमें अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है दो गुणसूत्रों के मध्य। तो ये अपन को पता है कि युग्मपट्ट अवस्था में तो ये होता नहीं, क्योंकि वहां तो साइनेप्टोनल सम्मिश्र बनता है। पारगति क्रम में भी नहीं होता, ये तो आखिरी की अवस्था है जहां पे उसके बाद फिर पूर्व अवस्था जाती है। स्थूल पट्ट में होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है, वहां पे ये प्रक्रिया देखी जाती है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। स्थूल पट्ट इसका सही आंसर आएगा। और द्विपट्ट में तो गुणसूत्र अलग होने की कोशिश करते हैं जिसमें कायस्माटा बनता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस किए। इसी तरह के क्वेश्चंस आप और भी करिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कमांड आएगा। आने वाली क्लास में हम इसके आगे का मतलब कोई दूसरा एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो चैप्टर अगला अपन पढ़ेंगे वो है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। ये क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।